बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये वो मॉडल है जिसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ना सिर्फ 10th में आप लोगों ने पढ़ा, बल्कि इसको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से बोहर की किन किन बातों को हमें देखना ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मॉडल से क्या मुराद है? ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिससे हमें पता चलता है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। स्टूडेंट्स, एटम को डायरेक्ट आंख से देखा नहीं जा सकता, ना ही किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो इस वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट थ्योरीज देते रहे हैं, जिनमें से बोहर की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट, किसी थ्योरी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने से पहले आपको सर्कमस्टांसेस पता होने चाहिए कि उस थ्योरी के वक्त हमें क्या कुछ मालूम था। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हम लोग ये बात जानते थे कि एटम के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो किसी भी एटम के बिल्कुल दरमियान में होता है, यानी कि एक एटम के अंदर दो चीजें हैं जिनमें से न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल दरमियान में है। अब इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द कैसे मौजूद है, क्या रुका हुआ है? देखें, अगर हम सपोज कर लें इलेक्ट्रॉन रुका हो, तो इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ होता है तो वो तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से फौरन ही न्यूक्लियस की तरफ फॉल करेगा, और यूं तो हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो सस्टेन नहीं करेगा। रियलिटी में ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? इसके लिए हमारे पास जो एक ओल्ड मॉडल मौजूद था, वो मॉडल था रदरफोर्ड का। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने जब देखा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या होता है, दरमियान में सूरज होता है, और सारी चीजें गिरने से बचने के लिए, यानी कि सारे सैयारे, सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इसके गिर्द। तो उसने भी बिल्कुल ऐसी ही एक थ्योरी दी जिसे हम प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। उसने कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस तो है, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा होगा, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा, ऑर्बिट कर रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ा मसला आ गया, और वो क्या था? स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट मैस है, सूरज जो है, सन जो है, वो भी मैस है, एक मैस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की, जिसमें रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियस के गिर्द ये सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक चार्ज दूसरे चार्ज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये बात यहां पर एक मसला क्रिएट कर सकती है, और वो क्या है? उस वक्त स्टूडेंट्स एक थ्योरी थी, और उस थ्योरी को कहते थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो क्लासिकल थ्योरी थी, ये कहती थी जब भी एक चार्ज एक्सेलरेट हो या डी एक्सेलरेट हो, तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है। मिसाल के तौर पर ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्सेलरेट होगा, यानी कि ब्रेक लगाएगा, स्लो डाउन होगा, तो इस दौरान ये एनर्जी एमिट करेगा, यानी एनर्जी लूज करेगा। ये थ्योरी उस वक्त बाकायदा तौर पर प्रूव्ड थ्योरी थी। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के मॉडल में मसला क्या है? रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि दरमियान में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन को देखें जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा ऑर्बिट में, याद रखिएगा, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो स्टूडेंट्स उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये कोई आम चार्ज नहीं है इस वक्त स्टूडेंट्स, ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहती थी, क्लासिकल थ्योरी या ओल्ड थ्योरी क्या कहती थी, कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता वो रेडिएशन एमिट ना करे। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो एक चार्ज है जो दूसरे चार्ज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूसली एमिशन करेगा रेडिएशन की, जिसकी वजह से एनर्जी लूज करते करते आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा, और एक वक्त आएगा ये इतनी एनर्जी लूज कर देगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। इसका मतलब जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा भी यही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये मसला है। बोहर के मॉडल को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उससे पहले लोग क्या प्रपोज कर रहे थे, क्या आइडिया दे रहे थे। तो बोहर से पहले जो रदरफोर्ड का आइडिया था वो अब आपको समझ लग गया। रदरफोर्ड का आइडिया कैसे पता चला कि गलत है, उसकी एक और वजह भी है। और स्टूडेंट्स, वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि अगर रदरफोर्ड के आइडिया को मान लें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट करेगा तो वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करेगा। जब वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करेगा तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए उसमें सारी वेवलेंथ्स होंगी। दूसरे अल्फाज में वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा।
लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारे पास किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लाइन स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है उसमें से सारी वेवलेंथ्स एमिट नहीं होती बल्कि कुछ वेवलेंथ्स एमिट होती हैं। यह चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए हैं। अब स्टूडेंट्स बोहर ने इसी स्पेक्ट्रम को गौर से देखा और इस स्पेक्ट्रम को देखकर फिर उसने अपनी थ्योरी दी। अब वो थ्योरी क्या थी वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले चंद बातें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। बोहर मॉडल कब पेश किया गया, पहले तो बताएं किसने पेश किया, नील बोहर ने। दूसरी बात, कब पेश किया गया, 1913। तीसरी चीज जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये कैसा मॉडल था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज ए सेमी क्लासिकल मॉडल। इट इज ए सेमी क्लासिकल। देखिए क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड, वो जो पुरानी थ्योरी चल रही थी। ये सेमी क्लासिकल है। सेमी क्लासिकल का मतलब है इसने कुछ बातें पुरानी थ्योरी से भी ली और कुछ बातें इसने नई थ्योरी से भी ली। वो नई थ्योरी बेसिकली क्या है, तो इसमें उसने क्या किया, ही यूटिलाइजेस, इसने इस्तेमाल किया किस किस को, क्लासिकल फिजिक्स, जो पुरानी फिजिक्स थी उसकी भी कुछ बातों को इस्तेमाल किया, एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और मैक्स प्लैंक की जो न्यू थ्योरी थी जिसे मैक्स प्लैंक की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो ये पुरानी क्लासिकल फिजिक्स को भी और नई क्वांटम फिजिक्स को भी यूज किया है। इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, ये सेमी क्लासिकल थ्योरी है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा बोहर का मॉडल आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। बोहर का मॉडल सिर्फ कहां अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एप्लीकेबल टू एटम्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स पर इसकी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। आसान अल्फाज में मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स कह सकता हूं, सिस्टम कह सकता हूं। आप सोच रहे होंगे इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। नहीं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन तो आएगा ही, लेकिन इसमें हीलियम +1 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें हीलियम में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हमारे पास ये हीलियम का आयन बचा, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकाल दूं तो मेरे पास लिथियम +2 बचेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम +1 आयन, लिथियम +2 और इस तरह से आप और भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अब जानते हैं कि हमारे पास ये मॉडल क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोगों ने एटम से निकलने वाली रेडिएशंस को देखा तो हमें पता चला कि एटम से जो निकलने वाली रेडिएशन है उनमें सारी वेवलेंथ नहीं है, बल्कि उनमें चंद वेवलेंथ हैं जो कि हमें उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसका यह मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द कॉन्टिन्यूसली करीब नहीं आ रहा जैसा रदरफोर्ड ने सोचा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेरे पास कॉन्टिन्यूसली करीब आने की वजह से थोड़ी थोड़ी रेडिएशंस एमिट होती रहती तो मेरे पास सारी वेवलेंथ्स आती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यहां से बोहर को एक आइडिया मिला, और वो आइडिया क्या था, इसने सोचा क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रम के ऊपर चंद लाइंस हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइंस हैं, इसका मतलब जो हमारा हाइड्रोजन का एटम है वो चंद स्पेसिफिक वेवलेंथ्स या एनर्जीज एमिट कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास चंद जगह हैं जहां वो जंप कर सकता है। तो उसने फिर ये अपना मॉडल दिया कि बेसिकली दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं हो सकता, बल्कि ये ऑर्बिट्स देखिए, ये वो जगह हैं जहां इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां जंप करेगा, या यहां से यहां जंप करेगा, या यहां से यहां जंप करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन अगर यहां मौजूद हो तो वो यहां पर जंप करके थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर सकता है? नहीं स्टूडेंट्स, यहां जंप करना उसको अलाउ नहीं है। यह था उसका पोस्टुलेट नंबर 1। यानी कि उसने कहा रदरफोर्ड ने जो बोला था वो गलत है। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में मौजूद होता है
तो वो अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। वो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता? जब ये पूछा गया बोहर से तो बोहर ने कहा ये मुझे नहीं पता। यानी बोहर को अपने पोस्टुलेट्स की जो वजह है वो नहीं मालूम थी, लेकिन वो जब स्पेक्ट्रम को देखता था तो स्पेक्ट्रम को देखकर वो कहता था एक ही बात मुमकिन हो सकती है जो मैं कह रहा हूं। ये क्यों है? क्लासिकल थ्योरी तो कहती है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, लेकिन बोहर कहता है आपका स्पेक्ट्रम, आपका एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि किसी वजह से, वो मुझे भी नहीं पता अभी, हो सकता है हमें कल को पता चल जाए, लेकिन कह वो यही रहा एक्सपेरिमेंट, वो यही बता रहा है हमें एक्सपेरिमेंट के इलेक्ट्रॉन किसी वजह से ऑर्बिट में रहते हुए अपनी एनर्जी खुद ब खुद रिलीज नहीं करता। ये था इसका पहला पोस्टुलेट। एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करता रहेगा इन सर्टेन ऑर्बिट्स। सर्टेन ऑर्बिट्स का मतलब क्या हर जगह ऑर्बिट बन सकता है? नहीं, कुछ जगह ऐसे यहां पर ऑर्बिट बन सकता है विदाउट रेडिएटिंग। ये है इंपॉर्टेंट बात। रदरफोर्ड कहता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन यहां पता चला है कि वो रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी। और जब पूछा गया बोहर से तो उसने कहा मुझे रीजन नहीं पता अभी, सिर्फ ये मेरा पोस्टुलेट है कि ऐसा ही हुआ क्योंकि आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखकर पता चल रहा है कि यूं ही हुआ होगा। वो जो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उन्हें कहा गया दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। स्टेशनरी स्टेट्स का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उनमें स्टेशनरी है, नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन ये ऑर्बिट बजाते खुद स्टेशनरी है। ये ऑर्बिट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हुए न्यूक्लियस के करीब नहीं होगा कॉन्टिन्यूसली, जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था। तो स्टूडेंट्स, ये है पोस्टुलेट नंबर 1। तो पोस्टुलेट नंबर 1 तो पता चल गया, बच्चों को याद भी होता है, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आती कि पोस्टुलेट नंबर 1 के पीछे बोहर के पास भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था और वो स्पेक्ट्रम था। अदरवाइज बोहर को पोस्टुलेट नंबर 1 की वजह बतानी नहीं आई। उसको नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट कर रहा जब वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसकी रीजन फिर किसने बताई, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो पोस्टुलेट नंबर 1 तो हो गया। अच्छा, अब बोहर ने कहा कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है ना तो इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट अगर छोड़ेगा तो वो निचले ऑर्बिट पर आएगा, दरमियान में कहीं नहीं आएगा। अब हमने पूछा अच्छा चलो ये तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन अगर इधर है तो इधर ही रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो वो इधर ही रहेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन चलो आप यही बता दो कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां रह सकता है। यानी कि आपने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रह सकता, सिर्फ कुछ खास जगह जहां पर ऑर्बिट बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां ऑर्बिट बताता है? उसने कहा हाँ, मैंने एक पैटर्न देखा है। और वो पैटर्न क्या है? मैंने देखा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब सबसे जहां पर रह सकता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर रह सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर रह सकता है। मैंने जब नोट किया तो मुझे पता चला ये तो वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, जो हर घूमती चीज का होता है, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां ऑर्बिट बना रहा है तो इसका मतलब है कि यहां इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है। फिर इलेक्ट्रॉन यहां ऑर्बिट बना रहा है तो इसका मतलब, जब मैंने देखा यहां क्या ऐसी खास बात है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बना रहा है, तो मुझे पता चला यहां एंगुलर मोमेंटम h/2π का डबल था, 2 टाइम्स था। फिर मैंने देखा यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट बना रहा है, फिर मैंने देखा कॉमन बात क्या है इसमें, खास बात क्या है, तो मुझे पता चला कि यहां h/2π का 3 टाइम्स है एंगुलर मोमेंटम। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट बना रहा है, इसका मतलब यहां h/2π का 4 टाइम्स है एंगुलर मोमेंटम। तो उससे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां ऑर्बिट बनाएगा, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन कुछ खास जगह है जो ऑर्बिट बना सकता है, और उसने वो जगह प्रिडिक्ट की, उसने बताई। उन्होंने कहा वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बना सकता है वो जगह होंगी जहां एंगुलर मोमेंटम उसका कितना बन रहा होगा, h/2π का 1 टाइम या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, यानी इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा होगा। तो ये पोस्टुलेट नंबर 2 दिया उसने। ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड, सिर्फ वहां ऑर्बिट बनेगा फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। जहां ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये चैप्टर नंबर 5 में आपने फार्मूला पढ़ा फर्स्ट ईयर में, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो n की वैल्यू जो है, ये जो n है इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। इस n का एक नाम भी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा
ये जो एज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसे कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने, इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स। तो याद रखिएगा, ये यूनिट भी इसका याद रखिएगा, और याद रखिएगा जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होगा वही प्लांक कांस्टेंट का, यानी इसका यूनिट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जूल सेकेंड। तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या कह रहा है बोहर? बोहर कह रहा है सेकंड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह नहीं रह सकता। जैसे एक सैटेलाइट जो है वो जब जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो वो यहां पर भी ऑर्बिट बना सकता है, यहां पर भी ऑर्बिट बना सकता है। आप बस उसको रिक्वायर्ड स्पीड दे दें, जो स्पीड आप देंगे वो वहां पर ऑर्बिट बना सकता है। इलेक्ट्रॉन के केस में जब वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा हो तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, बल्कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर ऑर्बिट बना रहा है तो फिर वो इन जगहों पर ऑर्बिट नहीं बना सकता। जब बोहर से पूछा गया ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बना सकता, तो उसके पास इसकी भी वजह नहीं थी। उसे नहीं पता यहां ऑर्बिट क्यों नहीं बन सकता, बस उसे यह पता है कि यहां ऑर्बिट नहीं बनेगा। वजह क्या है, रीजन क्या है, ये नहीं हमें मालूम। तो यानी कि ऑर्बिट यहां पर होगा या यहां पर होगा या यहां पर हो सकता है। तो ये तो उसने बता दिया कि कुछ ऑर्बिट्स बन सकते हैं, लेकिन कुछ ही क्यों बन सकते हैं, बाकी जगहों पर ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन को इजाजत नहीं मिलती न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने की, ये रीजन बोहर को नहीं पता था। तो दो पोस्टुलेट अभी तक हम लोगों ने पढ़े। दोनों पोस्टुलेट में आप लोगों ने एक बात नोट की कि पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बुनियाद पर दिए गए। जो उसने देखा स्पेक्ट्रम में उसको सच मानकर उसने उस तरह का आइडिया सपोज कर लिया, प्रपोज कर दिया। लेकिन उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह ऑर्बिट नहीं बना सकते, ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं करता, हालांकि उसको करना चाहिए क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है। इनकी वजह बोहर को नहीं मालूम थी। पोस्टुलेट नंबर 3 बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ऑर्बिट्स तो बन गए हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ये ऑर्बिट्स जो हैं आप लोग याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ऑर्बिट होता है ये सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट होता है, सबसे कम एनर्जी, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर हो उसे हम कहते हैं ये एक्साइटेड स्टेट है। और याद रखिएगा ये जो एक्साइटेड स्टेट है इस ऑर्बिट को हम एन कहते हैं, और जो ग्राउंड स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है उसे हम पी ऑर्बिट कहते हैं। तो यहां पर एन पर जो उसकी एनर्जी होगी उसे हम ई एन कहेंगे, और जो पी पर उसकी एनर्जी होगी उसे हम ई पी कह देते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है या फिर यहां रह सकता है, दरमियान में तो कहीं नहीं रह सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता भी है तो वो इधर आ जाएगा। जब वो इधर आएगा स्टूडेंट्स तो इस दौरान वो एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, ये जो फोटोन निकलेगा एनर्जी का, इसकी एनर्जी कितनी होगी, जितना उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी का डिफरेंस है। यानी कि सपोज करें यहां ई एन पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो थी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जहां पर ये जंप कर रहा है वहां इसकी एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये जंप करेगा जो फोटोन निकलेगा वो कितनी एनर्जी का होगा, वो होगा स्टूडेंट्स 20 माइनस 12 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की। अब जरा इमेजिन करें अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड से फर्स्ट पर जंप करे, इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में एक और फोटोन निकलेगा डेफिनेटली जो इस एनर्जी गैप का होगा। जो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट हायर ऑर्बिट है ई एन, उसकी एनर्जी है सपोज कर लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जहां वो जंप कर रहा है वहां एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सूरत में जब वो तीसरे से पहले पर जंप करेगा तो फिर एक फोटोन रिलीज करेगा, लेकिन अब ये फोटोन ज्यादा एनर्जी का होगा। और जब ये ज्यादा एनर्जी का होगा, कितनी एनर्जी का होगा आप माइनस करें, वो 50 माइनस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास ये बन जाएगा 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सूरत में मैंने देखा कि जब ये फोटोन ज्यादा एनर्जी का होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। आप देख रहे हैं कि पहले फोटोन के कंपैरिजन में अगर मैं इस फोटोन को देखूं तो इस फोटोन की वेवलेंथ कम यानी कि एनर्जी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें ये कहने को मौका मिलता है पोस्टुलेट नंबर 3 का कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से, जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट En to lower energy state Ep, a photon of energy HF is emitted। जब वो En से E पर जंप करेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, एक फोटोन रिलीज होगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी, जितना डिफरेंस है En माइनस Ep, और वो होगा कितना HF। और आप देखें जितना ये गैप ज्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी भी
ज्यादा होगी, यानी फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बोहर के 3 पोस्टुलेट्स। देखिए पोस्टुलेट बहुत आसान है, लेकिन अगर आप वाकई में इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो साइंटिफिक दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए बेहतर होती हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि पोस्टुलेट नंबर 1 और पोस्टुलेट नंबर 2 बोहर ने जो दिए उसकी रीजन खुद बोहर को भी मालूम नहीं थी। उसे पता तो था एक्सपेरिमेंट करके कि ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी क्यों रेडिएट नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रॉन हर जगह न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट क्यों नहीं बना सकता? वो सिर्फ कुछ जगहों पर ही ऑर्बिट क्यों बना सकता है? कुछ जगह उसको अलाउ क्यों है ऑर्बिट बनाने के लिए? इन चीजों की वजह हमें बताने वाला शख्स है डी ब्रोगले। डी ब्रोगले ने क्या थ्योरी दी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है नेक्स्ट आर्टिकल के लिए।